हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग कवन उपन्यास का भाग 31 कवर करेंगे। इसके पहले के सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं कवन उपन्यास का अध्याय 31। उसी दिन सब काशी लाया गया। यही उनकी दाह क्रिया हुई। वकील साहब के एक भतीजे मालवे में रहते थे। उन्हें तार देकर बुला लिया गया। दाह क्रिया उन्होंने की। रतन को चिंता का दृश्य की कल्पना से ही रोमांस होता था। वहां पहुंचकर शायद ही वह बेहोश हो जाती। जल्पा आजकल प्रयाग सारे दिन उसी के साथ रहती। शोकानुतुर रतन को न घर बार की सुधि थी, न खाने पीने की। नित्य ही कोई न कोई जल्पा आकर कोई ना कोई ऐसी बात याद आ जाती जिस पर वह घंटों रोती। पति के साथ उसका जो धर्म था, उसके एक अंश का भी उसने पालन किया होता तो उसे बोध होता। अपनी कर्तव्यहीनता, अपनी निष्ठुरता, अपनी सिंगार लल्लूपता की चर्चा करके वह इतना रोती कि हिचकियां बन जाती। वकील साहब के सद्गुणों की चर्चा करके वह अपनी आत्मा को शांति देती थी। जब तक जीवन के द्वार पर एक रक्षक बैठा हुआ था, उसे कुत्तों या बिल्ली या चोर चकार की चिंता न थी। लेकिन अब द्वार पर कोई रक्षक न था, इसीलिए उसे सहज रहती थी। पति का गुणगान किया करती। जीवन का निवरा कैसे होगा, नौकरों चाकरों में किन किन को जवाब देना होगा, घर में कौन कौन सा खर्च कम करना होगा, इन प्रश्नों के विषय में दोनों में कई बात न होती। मानो यह चिंता आत्मा के प्रति अभक्ति होगी। भोजन करना, साफ वस्त्र पहनना और मन में कुछ प्रश्नों विषय में दोनों की बात ना होती। मानो चिंता आत्मा के प्रति अभक्ति होती। भोजन करना, साफ वस्त्र पहनना और मन में कुछ पढ़कर बहलाना भी उसे अनुचित जान पड़ता था। श्रद्धा के समय उसने अपने सारे वस्त्र और आभूषण महाप्राप्त को दान कर दिए। उन्हें लेकर अब वह क्या करेगी? उनका व्यवहार करके क्या वह अपने जीवन को कलंकित करेगी? इससे विरुद्ध पति की छोटी सी वस्तु को भी स्नेह चिन्ह समझकर वह देखती, भालती रहती थी। उसका स्वभाव कितना कोमल हो गया था। वह कितनी ही बड़ी हानि हो जाए उसे क्रोध न आता था। तिमल के हाथ से चाय की सेठ छोड़कर फिर पड़ा, पर रतन के माथे पर बल तक न आया। पहले एक दावा टूट जाने पे इसी तिमल को बुरी तरह बताती थी, निकाले देती थी, पर आज उसने कई गुने नुकसान पर उसके जवान पर ना खोली। कठोर भाव के उसके हृदय में आते हुए मानो डरते थे कि कहीं आघात ना पहुँचे। यह शायद पति शोक के और पति गुणवान के सिवा और किसी भाव या विचार में मन में लाना वह पाप समझती थी। वकील साहब के भतीजे का नाम था मणिभूषण। बड़ा ही मिलनसार, हंसमुख कार्य। वो सब इसी एक महीने में उसके अपने सैकड़ों मित्र बना लिए। शहर में जिन जिन वकीलों और रईसों ने से वकील साहब का परिचय था, उन सब ने उसको ऐसा मेलजोल बढ़ाया, ऐसे बेलुत्फी पैदा की कि रतन की खबर नहीं। और उसने बैंक का लेन देन अपने नाम से शुरू कर दिया। इलाहाबाद बैंक में वकील साहब के 20,000 रुपये जमा थे, उस पर तो उसने कब्जा कर लिया। मकानों की किराए भी वसूल करने लगा। गांव की तस्लील भी खुद ही शुरू कर दी, मानो रतन से कोई मतलब नहीं है। एक दिन तिमल ने आकर रतन से कहा, बहूजी जाने वाला तो चला गया, अब घर द्वार की भी कुछ खबर लीजिए। मैंने सुना भैया जी ने बैंक का सब रुपया आपके नाम करा लिया। रतन ने उसकी ओर ऐसे कठोर कुपित नज़रों से देखा कि उसे फिर कुछ कहने की हिम्मत ना पड़ी। उस दिन शाम को मणिभूषण ने तिमल को निकाल दिया, चोरी के इल्जाम लगाकर निकाला। उसने रतन कुछ कह भी ना सके। अब केवल महाराज रह गए। उन्हें मणिभूषण को भांग पिला पिला कर ऐसा मिलाया कि उन्हें का दम भरने लगे। महरी को कहते, बाबूजी का बड़ा रईसाना मिजाज है, कोई सौदा लाओ कभी नहीं पूछते, कितने का लाएं, बड़ों के घरों में बड़े ही होते हैं। बहूजी बाल का खाल निकालना करती थी। यह बेचारे कुछ नहीं बोलते। महरी के मुंह पहले से ही दिया गया था। उसने अधेड़ युवान ने नए मालिक की रईसिता को चंचल कर दिया था। वह एक न एक बहाने से बाहर
की बैठक में ही मटराया करती। रतन को जरा भी खबर न थी किस तरह उसके लिए व्यूह रचा जा रहा है। एक दिन मणिभूषण ने रतन से कहा, काकी जी, अब तो मुझे यहाँ रहना व्यर्थ मालूम होता है। मैं सोचता हूँ अब आपको लेकर घर चला जाऊँ। वहाँ आपका बहू आपकी सेवा करेगी, बाल बच्चों में आपका जी बहल जाएगा और खर्च भी कम हो जाएगा। आप कहे तो यह बंगला बेच दिया जाए, अच्छे दाम मिल जाएंगे। रतन इस तरह चौंकी मानो उसे मूर्छा भंग गई हो, मानो किसी ने उसे झंझोड़कर जगा दिया और सब कपाई हुई आंखों से उसकी ओर देखकर बोली, क्या मुझसे कुछ कह रहे हो? मणिभूषण, जी हाँ, कह रहा हूँ कि अब हम लोग यहाँ रहना व्यर्थ है, आपको लेकर चला जाऊँ तो कैसा हो? रतन ने उदासीनता से कहा, हाँ, अच्छा तो होगा। मणिभूषण, काकी जी ने कोई वसीयतनामा लिखा हो? काका जी ने कोई वसीयतनामा लिखा हो तो लाइए देखूं। उनको इच्छाओं के आगे सिर झुकाना हमारा धर्म है। रतन ने उसी भांति आकाश पर बैठे हुए जैसे संसार की बातें से अब उसे कोई सरोकार ही ना रह गया जवाब दिया, वसीयत तो नहीं लिखी, और क्या जरूरत थी? मणिभूषण ने फिर क्या, शायद कहीं लिख कर रख दिए हो? रतन, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, कभी जिक्र नहीं किया। मणिभूषण का मन प्रसन्न होकर कहा, मेरी इच्छा है कि उनकी कोई यादगार बनवा दी जाए। रतन ने उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ, मैं भी चाहती हूँ। मणिभूषण गांव के आदमियों की 3000 साल की है, यह आपको मालूम है? इतना में ही उसका वार्षिक दान होता था। मैंने उनके हिसाब को किताब देखी है, 250 के किसी महीने से कम नहीं है। मेरी सलाह है कि वह सब जयो का तयो बना रहे। रतन के प्रसन्न होकर कहा, हाँ और क्या? मणिभूषण, तो गांव की आमदनी का धर्मार्थ पर अर्पण कर दी जाए। मकानों का किराया कोई 200 रुपया महीना है, इससे उसके नाम पर एक छोटी सी संस्कृत पाठशाला खोल दी जाए। रतन, बहुत अच्छा होगा। मणिभूषण, और यह बंगला बेच दिया जाए, इस रुपए को बैंक में रख दिया जाए। रतन, बहुत अच्छा होगा। मुझे रुपए पैसों की अब क्या जरूरत है? मणिभूषण, आपकी सेवा के लिए तो हम सब हाजिर हैं। मोटर भी अलग कर दी जाए, अभी से ही फिक्र की जाएगी, तब जाकर कहीं 2-3 महीने में फुर्सत मिलेगी। रतन ने लापरवाही से कहा, अभी जल्दी क्या है? कुछ रुपए तो बैंक में है ही। मणिभूषण, बैंक में कुछ रुपए थे, मगर महीने भर से खर्च भी तो हो रहे हैं। 1500 पड़े होंगे। यहाँ तो रुपए जैसे हवा में उड़ जाते हैं। मुझसे तो इस शहर में 1 महीना भी ना रहा जाए। मोटर तो जल्द ही निकाल देना चाहिए। रतन ने उसके जवाब में कुछ नहीं, यही कहा, अच्छा तो होगा। वह उस मानसिक दुर्बलता की दशा में थी जब मनुष्य छोटे छोटे काम का असूझ मालूम होने लगते हैं। मणिभूषण का कार्य कुशलताओं ने एक प्रकार का उसे पराभूत कर दिया था। इस समय जो उनके साथ थोड़ी सी भी सहानुभूति दिखा देते, उसी के नाम शुभचिंतक समझने लगती। शोक और मनस्ताप ने उसके मन को इतना कोमल और नर्म बना दिया था कि उस पर किसी की भी छाप पड़ सकती थी। उसकी सारी मलिनता और भौकौनता मानो भस्म हो गई थी। वह सभी को अपना समझती थी, उसे किसी पर संदेह न था, किसी से शंका न थी। कदाचित उसके सामने कोई चोर भी उसकी संपत्ति का अपहरण करता तो वह शेर न मचाती। इसी के साथ हमारा 31वां अध्याय भी समाप्त होता है। अब हम लोग अगले एपिसोड में 32 कवर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड 32 लेकर लेते हैं आप लोगों से विदा।